नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूँ। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान आया सामने, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर सख्त कानून लाएगी सरकार। कानून व्यवस्था पर भूपेश बघेल का हमला, बोले प्रदेश में बजरंग दल की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है और सरकार मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही है। छत्तीसगढ़ में रेत खनन पर सरकार का बड़ा फैसला, नए नियम 2025 लागू कर पारदर्शिता और अवैध खनन पर सख्ती का दावा। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस मुद्दे पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आगामी विधानसभा सत्र में धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून लेकर आने जा रही है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में पहले से धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम लागू है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में यह अधिनियम पर्याप्त नहीं है, इसलिए इसमें नए और सख्त प्रावधान जोड़े जाएंगे। विजय शर्मा ने स्पष्ट किया कि जो संस्थाएं धार्मिक क्षेत्र में काम कर रही हैं, उन्हें संयमित ढंग से कार्य करना चाहिए। साथ ही उन्होंने पंजीकृत संधारण की प्रक्रिया को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के निर्माण से पहले से जो परिवार गांव में निवासरत हैं, उन्हें एक सूची में दर्ज किया जा रहा है। बाद में आकर बसे परिवारों को भी उसी सूची में शामिल किया जाएगा। यह प्रक्रिया प्रशासनिक स्तर पर हो रही है और इसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। देश में ईडी की कार्यप्रणाली को लेकर उठ रहे सवालों पर विजय शर्मा ने कहा कि जब मामला फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ होता है, तब ईडी अपना काम करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका द्वारा भारत से आयातित सामानों पर 25% टैरिफ और अतिरिक्त जुर्माने की घोषणा पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा, मुझे लगता है अमेरिका अब पछता रहा होगा। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परमाणु परीक्षण किया था, तब भी अमेरिका ने गीदड़ भपकियां दी थी, लेकिन भारत अपने रास्ते पर अडिग रहा। छत्तीसगढ़ के निर्माण के पूर्व से ही जो परिवार पंचायतों में निवासरत थे, उनको एक सूची में संधारित करना है। उसका कोई अभिप्राय बड़ा नहीं है, परंतु उसको एक सूची में संधारित करना है और बाद में आकर के रहने वाले परिवारों को भी एक सूची में संधारित करना है। इससे ये हम लोग ये सोच रहे हैं, इससे फ़ायदा होगा कि जो स्थानीय हमारे छत्तीसगढ़ के हैं, भारतवर्ष के हैं, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर कोई बाहर का है तो उसको चिन्हांकन होना चाहिए, उसको स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। इसलिए ये दोनों ही रजिस्टर फिर पंचायत के लिए फाइनल होंगे। पंचायत राज के में जनप्रतिनिधियों के लिए उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर उनके इच्छा के अनुरूप कुछ काम स्वीकृत किए जाएँ। अब ये किस लिए हो कि अगर जिला पंचायत के सदस्य जी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आ रहा है तो वो बताएं कैसे, वो उभर कर सामने कैसे आए, वो कैसे सबके लिए एक प्रतिमान बने। तो इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि उस जिला पंचायत सदस्यों को भी एक इनाम दिया जाए, संभाग स्तर पर मान लें। फिर जो जनपद के सदस्य होते हैं, तो जनपद के सदस्य भी बहुत काम करते हैं, तो जनपद के सदस्य जी जो हैं, उनके कामों का भी चिन्हांकन किसी तरह से हो और उनको भी एक स्तर पर पुरस्कृत किया जाए। ऐसे ही जो ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, उनका भी चिन्हांकन होना चाहिए, उनके भी कामों का एक मैकेनाइज्ड सिस्टमेटिक वे कामों के अवलोकन मूल्यांकन के लिए बनना चाहिए। ईडी का तो काम उस तरह का है जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, तो ईडी काम करता है। अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ये निकाल लेना विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से हो सकता है, ये आईबी की भी सूचना हो सकती है, पुलिस एजेंसी है वो कर सकती है। इनमें जब ये दिखता है कि भाई इसको ईडी को दिया जाने योग्य है तो दिया जाएगा, या किसी भी ऐसी संस्था को जो वित्तीय ट्रांजैक्शंस को चिन्हांकित करके उस पर काम करती है, उसको दिया जाएगा। और स्पेशली नक्सलिज्म के संदर्भ में, चाहे उनका अर्बन बेस हो या फाइनेंशियल बेस हो या लीगल बेस हो या रूरल बेस भी कहूँ मैं आपको, वो भी हो, तो सब पर काम कर रहे हैं। अमेरिका वाले पछता रहे होंगे मुझे लगता है। भारत जैसे देश के लिए हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जब उन्होंने परमाणु बम का विस्फोट किया था, तब भी अमेरिका ने ऐसी ही गीदड़ भपकियाँ दी थी। उस समय भी भारत ने परवाह नहीं की थी। अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, इन बातों से उनको ही घाटा होने वाला है, उनको बड़ा बाजार मिलता है भारत से, वो टिक नहीं पाएगी उनकी ये बातें। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में बजरंग दल की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है
और सरकार मूक दर्शक बनकर केवल तमाशा देख रही है। बघेल ने कहा कि भाजपा केवल सत्ता पाने के लिए दोहरा चरित्र अपनाती है, उसका जनहित से कोई लेना देना नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि जब प्रदेश में अपराधों की बाढ़ आई हुई है तब सरकार संयम बरतने की बात क्यों कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा को सत्ता की इतनी भूख है कि वह किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे इसके लिए कानून व्यवस्था को दांव पर क्यों न लगाना पड़े। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर दिए गए बयान को लेकर भी बघेल ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक ओर प्रधानमंत्री कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, वहीं दूसरी ओर भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच आयोजित किया जा रहा है। ये कैसी विरोधाभासी नीति है। अमेरिका द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाने के फैसले पर तंज कसते हुए बघेल ने कहा कि मोदी जी के परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने ही भारतीय अर्थव्यवस्था को गहरा झटका दे दिया है। इससे यह साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी केंद्र सरकार की नीतियों की विश्वसनीयता कमजोर हो रही है। अंत में बृजमोहन अग्रवाल के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बघेल ने कहा कि बृजमोहन इतने बहादुर हैं कि उन्हें देखकर पीएम मोदी भी टेबल के नीचे छुप जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या कहते हैं बृजमोहन अग्रवाल जी? वो तो बड़े साहसी हैं, वो इतने साहसी हैं कि मोदी जी छुप के टेबल के अंदर छुप जाते हैं, इतने साहसी हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी बोले कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, उसको तो बोलना चाहिए, उसको थोड़ा सा हिम्मत देना चाहिए मोदी जी के पास जाके। मोदी जी हम साथ में हैं, मेरे डर के मारे आप टेबल के अंदर घुस गए थे, कोई बात नहीं, वो दिन निकल गया, आज मैं आपके साथ हूँ और ट्रंप को बोलो कि झूठ बोल रहे हो, ऐसा बोलना चाहिए। ये गृह मंत्री जी को जिस तरह से बोलना पड़ा कि संयम में रहे, इसका मतलब क्या माना जा रहा है? इसका मतलब ये है कि ये उसी के देख रेख में, उसी संरक्षण में ये बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग काम करते हैं। अब चूंकि केरल भाजपा इकाई विरोध कर रहे हैं तो उनको लग रहा है कि वो बत्ती पड़ी होगी ऊपर से, तो बोले संयम से काम। अपराधी है तो अपराधी है तो उसकी कानून बना है, कार्रवाई क्यों नहीं करते? वैसे भी इसके बूते कुछ नहीं है। लोहारी कांड हम सब जानते हैं, बलौदा बाजार कांड हम सब जानते हैं, किस प्रकार से आदिवासियों को नक्सली बताकर इनकाउंटर किया जा रहा है, उसे हम सब जानते हैं। इसी राजधानी में किस प्रकार से गोलियां चल रही है, हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, न इसका एसपी सुनता न आईजी सुनता। दूसरी बात आप देखेंगे, एक तरफ बजरंग दल की गुंडागर्दी चल रही है तो दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद धमतरी में 100 साल से ऊपर बठेना हॉस्पिटल के नाम से हम जानते हैं और दूर दूर से चिकित्सा कराने आते हैं। धमतरी जिले के लोग तो कराते हैं, हमारे दुर्ग के, बालोद के, आसपास के ज़िले के लोग भी वहाँ इलाज कराने जाते हैं। वहाँ जिस प्रकार से गोबर पोता गया, तोड़ फोड़ किया गया, जिस प्रकार से कल अभी रायपुर राजधानी में कुछ अल्पसंख्यक के लोग एक घर में बैठे थे, वहाँ बजरंग दल के लोग तो वहाँ जाके गुंडागर्दी करने लगे, तो सरकार कर क्या रही है? और गृह मंत्री जी कहते हैं कि संयम बरतने की बात करते हैं, तो ये तो उसके जो बजरंग दल के जो व्यक्ति है उसका वीडियो जारी हुआ था कि हम हथियार उठाने से भी नहीं चुकेंगे। ये बयान वीडियो है मेरे पास, तो दुर्ग में जो बजरंग दल के लोग हैं वो उस प्रकार से बयान दिए, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही सरकार? एक तरफ जाके शेख लोगों के साथ बैठ के क्रिकेट देखते हैं, दूसरी तरफ ये यहाँ अल्पसंख्यकों को गाली देते हैं, और दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच मैच करा रहे हैं क्योंकि उसके बेटा अमित शाह के बेटा जैसा चेयरमैन है। अब एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर और मोदी जी कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, और दूसरे तरफ जाके हम मैच करा रहे हैं। ये कैसे संभव है? छत्तीसगढ़ में रेत खनन को लेकर जारी विवाद के बीच अब सरकार ने नए नियम लागू करने का फैसला लिया है। एक ओर जहां रेत माफियाओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा,
वहीं दूसरी ओर सरकार के रवैये को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। इसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल कैबिनेट बैठक आयोजित हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति बनी। बैठक में रेत खनन और उसके परिवहन पर नियंत्रण और पारदर्शिता लाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया। छत्तीसगढ़ गौड़ खनिज साधारण रेत नियम 2019 और 2023 के अनुसूचित क्षेत्र नियमों को समाहित कर नया नियम 2025 लाया गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जानकारी दी कि सरकार अवैध रेत उत्खनन और परिवहन को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है। नए नियमों के तहत इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के माध्यम से खदानों का आवंटन होगा। इससे प्रक्रिया पारदर्शी होगी, राजस्व में वृद्धि होगी और जनता को रेत उचित दरों पर मिल सकेगी। साथ ही पर्यावरण और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसके माध्यम से साधारण रेत के उत्खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण तथा रेत के उत्खनन एवं नियमन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ गौड़ खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय नियम 2019 एवं छत्तीसगढ़ गौड़ खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय अनुसूचित क्षेत्र हेतु नियम 2023 को निरस्त करते हुए नवीन नियम छत्तीसगढ़ गौड़ खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय नियम 2025 का अनुमोदन किया गया। इससे रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे, जिससे आम जनता को उचित दरों पर रेत उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही रेत उत्खनन में पर्यावरण और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रस्तावित नियम में रेत खदान आवंटन की कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक नीलामी यानी ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। इससे राजस्व में भी वृद्धि होगी। हालांकि इस फैसले पर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने कहा कि केवल नियम बनाना काफी नहीं है, अवैध खनन पर सख्त कानून और कार्यवाही जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया से कुछ विशेष लोगों को ही फायदा होगा और राजस्व की लूट जारी रहेगी। कैबिनेट में आज जो फैसला हुआ है कि 300 से अधिक रेत खदानों की नीलामी की जाएगी, तो इनको बताना चाहिए कि बीते 1.5 साल में उस रेत खदानों की नीलामी क्यों नहीं की गई थी। अवैध रेत खनन, रेत की चोरी से जो सरकार के खजाने को राजस्व की जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा। गरीब जनता को घर बनाने के लिए महंगे दरों पर रेत दिया गया। आज जगह जगह रेत के जो पहाड़ लगे हुए हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है, किसके संरक्षण में हुआ है। स्पष्ट हो गया है कि भाजपा नेताओं के संरक्षण में रेत तस्करी काम जोरों था। और आज प्रदेश में और कांग्रेस पार्टी ने जब विरोध जताया, तब सरकार उस रेत खनन की नीलामी करने के लिए मजबूर हुई है। हम तो पहले ही कह रहे थे, ये रेत की चोरी भाजपा सरकार के संरक्षण में हो रहा है। प्रदेश के 5 संभागों में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मेलन की श्रृंखला का अंतिम आयोजन गुरुवार को बिलासपुर में संपन्न हुआ। सिम्स ऑडिटोरियम में हुए इस संभागीय सम्मेलन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विधायक, पूर्व विधायक सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। सम्मेलन में बिलासपुर, मुंगेली, पेंड्रा, जांजगीर चांपा सहित आसपास के जिलों के पिछड़ा वर्ग पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों, एक पेड़ मां के नाम, वन नेशन वन इलेक्शन, जाति जनगणना और संकल्प से सिद्धि पर चर्चा की गई। भाजपा नेताओं ने इन विषयों को लेकर केंद्र सरकार की योजनाओं और सोच को साझा किया। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि पिछड़ा वर्ग समाज हमेशा भाजपा की रीढ़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में समाज के हर वर्ग को न्याय और सम्मान मिल रहा है। हमारे राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी के और पूरे छत्तीसगढ़ के चयनित स्थलों पर, चयनित जगहों में, मुख्यालयों में और पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, यह महत्वपूर्ण सम्मेलन हमारे पूरे संभाग स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन चल रहा है। उसी क्रम में आज बिलासपुर संभाग का पिछड़ा वर्ग का ये सम्मेलन हुआ है। हमारे सभी पिछड़ा वर्ग के इस संभाग में रहने वाले सभी वरिष्ठ नेता, जिला के अध्यक्ष से लेकर हमारे सभी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि के दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, उन सभी का सम्मेलन हुआ है। और
विभिन्न विषयों पर सभी वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन भी हुआ। उसमें जो आदरणीय मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, बहुत ही भावनात्मक कार्य योजना एक पेड़ माँ के नाम, जो पार्टी 25 सितंबर तक लगातार चला रही है। इसके आगे भी चलाते रहने का हमने लोगों ने आह्वान किया है लगातार। और सभी वरिष्ठ नेता, बिलासपुर संभाग के उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी भी इसमें, और आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, सभी विधायक, सुशांत शुक्ला जी रहे इसमें, हमारे प्रणव मनपच्चे जी, और जिला के अध्यक्ष भाजपा के जिला के पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता भूपेश सवन्नी जी सहित अन्य सभी, और आयोग के अध्यक्ष हों, चाहे हमारे पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष, एक बहुत अच्छा सम्मेलन यहाँ पे संपन्न हुआ है। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 5 साल के कार्यकाल में 1 किलोमीटर की भी नई सड़क नहीं बनी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने सिर्फ 1.5 साल में विकास की दिशा में ठोस पहल की है और आने वाले समय में जनता इसका असर देखेगी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा छत्तीसगढ़ के 5 संभाग में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया। आज 5वां और अंतिम सम्मेलन बिलासपुर में संपन्न हुआ, जिसमें बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला, पिंडरा, मरवाही, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़ और सारंगगढ़ के पिछड़ा वर्ग के पदाधिकारी, कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। 4 विषयों को लेकर ये सम्मेलन था। एक पेड़ माँ के नाम, 1 नेशन 1 इलेक्शन, जातीय जनगणना और संकल्प से सिद्धि, इन सारे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई है और सभी कार्यकर्ताओं ने इस सम्मेलन में उत्साह से भाग लिया। जिस भूपेश बघेल के 5 साल के कार्यकाल में 1 किलोमीटर भी सड़क नहीं बनी, एक रिपेयरिंग का काम नहीं हुआ, वो भूपेश बघेल को ऐसे आरोप लगाने का अधिकार नहीं। जगदलपुर शहर के जवाहर नगर वार्ड में करोड़ों की लागत से नगर निगम द्वारा शौर्य मांगली भवन का निर्माण कराया गया, लेकिन लोकार्पण से पहले ही यह भवन खंडहर में तब्दील हो चुका है। निर्माण के नाम पर भारी भ्रष्टाचार की आशंका जताई जा रही है। बास्की ठाकुर द्वारा की गई मौके की जांच में सामने आया कि यह भवन लगभग 2 से 3 वर्ष पहले बनाया गया था, लेकिन आज इसकी हालत इतनी खराब है कि कांच टूटे पड़े हैं, शराबियों और नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। यहाँ तक कि भवन के पिलरों में दरारें पड़ गई है, जिससे यह किसी भी वक्त गिर सकता है। पूर्व पार्षद धनसिंह नायक ने नगर निगम के अधिकारियों से इसकी शिकायत की थी, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। ठेकेदार ने निर्माण को अधूरा छोड़ दिया और जनता के पैसे का खुला दुरुपयोग किया गया। नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी ने आरोप लगाया कि इस अधूरे निर्माण के बावजूद ठेकेदार को आधे से अधिक भुगतान कर दिया गया है। यह गंभीर सवाल खड़े करता है कि जब निर्माण पूरा ही नहीं हुआ तो बिल पास कैसे हो गया। इससे यह साफ जाहिर होता है कि शासन प्रशासन की मिली भगत से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस भवन को देखकर साफ समझा जा सकता है कि किस तरह सरकारी पैसों का भ्रष्ट तरीके से दुरुपयोग हो रहा है। जवाहर नगर वार्ड में यह भवन भ्रष्टाचार की जिंदा मिसाल बन चुका है। जनता में भी इसको लेकर गहरा रोष है। सर्व मांगलिक भवन एक अति आवश्यक भवन जो उस पूरे क्षेत्र में, आप नगर निगम में अभी जैसे हम लोग बैठे, यहाँ से 4-5 लगभग 8 वार्डों का जो लोगों की सुविधा के अनुसार जो गरीब परिवार हैं वो भवन नहीं ले सकते, तो उनके लिए एक योजना के तहत लाया गया सर्व मांगलिक भवन, और लगभग 2 करोड़ 65 लाख, मैं जहाँ तक मुझको याद है 2 करोड़ 65 लाख की लागत से वो बनना था। और उसका टेंडर हुआ, कार्य शुरू हुआ, उसके बाद अभी उसके भुगतान भी लगभग हो चुकी है, लगभग 2.5 करोड़ रुपए के आसपास भुगतान हुआ। पर आज दिनांक तक उस भवन को नगर निगम ने अपने पोजीशन में क्यों नहीं लिया है, इस बात से मैं अनभिज्ञ हूँ। और वहाँ की जो स्थिति है, समाचार पत्रों के माध्यम से वहाँ के स्थानीय लोगों से भी यह पता चला है कि उतने बड़े रकम का जो भवन है आज सिर्फ नशेड़ियों का काम आ रहा है और वहाँ की स्थिति लगभग जर्जर होती जा रही है। इसमें मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जिस भी कार्यकाल में वो बनी हो, है तो निगम की संपत्ति, और निगम के जो महापौर है
निगम प्रशासन, ये दोनों का दायित्व बनता है कि उसकी सुरक्षा करे और अगर उसमें कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, कार्य पूर्ण करवाकर ठेकेदार को नोटिस देकर कार्य पूर्ण करवाकर उसको अपने पोजीशन में ले। रायगढ़ में लैलूंगा के पूर्व विधायक चक्रधर सिदार के भाई और ग्राम पंचायत पाकर गांव के सचिव जयपाल सिदार की गुमशुदगी मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए इसे एक सुनियोजित हत्या करार दिया है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुख्य साजिशकर्ता शिव साहू पहले से ही हत्या के एक अन्य मामले में जेल में बंद है। जयपाल सिदार 7 जुलाई को बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद लापता हो गए थे। परिजनों की शिकायत पर लैलूंगा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जब शुरुआती जांच में कोई ठोस सुराग नहीं मिला तो एसपी दिव्यांग पटेल के निर्देश पर सीएसपी साइबर सेल और लैलूंगा थाना की संयुक्त टीम ने जांच शुरू की। मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने 3 युवकों शुभम गुप्ता, कमलेश यादव और मदन गोपाल सिदार को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपी शुभम गुप्ता ने कबूल किया कि रायगढ़ का रहने वाला शिव साहू, जो जेल में बंद है, ने जयपाल की हत्या के लिए उसे 1 लाख रुपए देने की पेशकश की थी। 7 जुलाई को जयपाल को कोतबा के बहाने बुलाकर चलती कार में गला दबाकर हत्या की गई। शव को सिसरिंगा घाटी, मोबाइल को मैनपाट जंगल में फेंका गया और गाड़ी को सड़क किनारे छोड़ आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम कराया और हत्या का मामला दर्ज किया है। रायगढ़ थाना लैलूंगा में एक हत्या का बहुत ही गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें जयपाल सिदार जी, जिनका 7 जुलाई को गुम इंसान रजिस्टर्ड हुआ था, 7 जुलाई को अपने घर से निकले थे बच्चे को छोड़ने। उसके बाद वो कहीं चले गए थे। वो वापस घर नहीं आने पे परिवार वाले 8 जुलाई को हमारे पास आए और इस मामले में परिवार वालों की तरफ से अपराध गुम इंसान रजिस्टर करवाया गया। तब से उनकी पता तलाश चल रही थी। काफ़ी कठिन मामला था, कोई सुराग नहीं मिल रहा था। अंत में 15-20 दिन बाद उनकी गाड़ी बरामद हुई। गाड़ी बरामद होने के बाद लिंक से लिंक जुड़ती गई और सारे उनके आसपास जो भी काम करने वाले थे, रहने वाले थे, सबसे पूछताछ की तो एक उसमें आरोपी सामने आया, शुभम गुप्ता उर्फ युगल किशोर गुप्ता, जो कि पाकर गांव का ही रहने वाला है और उनके अंडर में आवास मित्र के रूप में काम कर रहा था। उसको उसके एक दोस्त शिव साहू के द्वारा हत्या करने के लिए प्रेरित किया गया था, जिसके आधार पे जो शुभम गुप्ता है उसके द्वारा जयपाल जी को बुलाया गया। शुभम गुप्ता अपने 2 दोस्तों के साथ उनकी गाड़ी में बैठा और उनको बोला कि मुझे एक काम है, साथ में जाना है, क्योंकि दोनों साथ में काम कर रहे थे तो बातों में आ गए उसकी। और उसने गाड़ी में पीछे बैठा हुआ था, गमछा से गला दबा दिया और उस कारण से जयपाल जी की मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके शव को धर्मजयगढ़ और रेरूमा के बीच में सिसरिंगा करके घाटी एरिया पड़ता है, वहाँ पे फेंक दिया गया। जिसके बाद गाड़ी, जो कि हमको 21-22 के आसपास लाखा के पास से मिली थी, वहाँ गाड़ी को छोड़ा गया। ये पूरी घटनाक्रम में टोटल 4 आरोपी शामिल रहे। 3 आरोपी जिन्होंने घटना कारित की और चौथा आरोपी जिसने ये आरोपियों को घटना करने के लिए पैसे दिए। ये सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में अग्रिम कार्रवाई जारी है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।